नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, लेकर हाजिर हैं सुपरफास्ट 100। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी को लगातार निशाने पर लेने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अब उस पर भोपाल में होने वाले महाकुंभ के लिए 10,000 बुरके खरीदने का आरोप लगाया है। इस रैली में नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। दिग्विजय ने आरोप लगाया है कि रैली में मुस्लिमों की झूठी मौजूदगी दिखाने के लिए बुरके खरीदे गए हैं। दिग्विजय ने खरीदे गए बुरकों की एक रसीद तक दिखाई है। कुल पेमेंट 44,60,000 का है और इसका पेमेंट करने आए थे श्री देवेंद्र जैन, जो कि डायरेक्टर हैं बिल्डकॉन के। दिग्विजय के आरोप के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव के आरोप झूठे हैं और उनके आरोपों पर कोई भरोसा नहीं करता। शिवराज ने आज जम्बूरी मैदान का दौरा भी किया। इसी मैदान पर कल बीजेपी की रैली होनी है। अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता मानती है, किसी जाति, समाज और वर्गों में विभाजित करके नहीं देखती। यहाँ जो आएंगे समाज के सब वर्गों के लोग होंगे। कल भोपाल की रैली में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मंच पर मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी भी दिखेंगे। इस रैली का आयोजन लोग होंगे। कल भोपाल की रैली में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मंच पर मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी भी दिखेंगे। इस रैली का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के मौके पर हो रहा है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल होंगे। खबर है कि नायडू को एनडीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। दिल्ली के दौरे पर आए चंद्रबाबू ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इसी के बाद से टीडीपी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में 2 अक्टूबर को मोदी के साथ मंच भी साझा कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले भी बीजेपी का साथ दे चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। नागपुर में पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। यहां वो पार्टी के विदर्भ, खंडवा और खानदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता शीला सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शीला का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के उस दावे पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है जिसमें कहा गया था कि सेना कश्मीर के कुछ नेताओं को पैसा देती है ताकि वहां सरकार स्थिर रह सके। वीके सिंह के दावे के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पूर्व सेना प्रमुख इस बात का खुलासा करें कि सेना ने किन नेताओं को पैसे दिए और इसमें अगर कुछ सामने आएगा तो जांच कराई जाएगी। सर, वीके सिंह ने आरोप लगाया सर कि कश्मीर सरकार को स्थिर करने के लिए आर्मी वहां के मंत्रियों को पैसे देती है। इस पर क्या कहना सर? वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। गृह मंत्रालय जांच कराएगा। हुए हैं, मिनिस्टर्स को पैसे दिए गए हैं। अभी वो कहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके किया जाएगा। सेना के पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में सेना वहां के कुछ मंत्रियों को पैसा देती है। वीके सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात को स्थिर बनाए रखने के लिए सेना ऐसा करती है और यह आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। वीके सिंह ने यह भी कहा कि किसी मंत्री को रिश्वत नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सेना के सीक्रेट फंड के दुरुपयोग के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। Very, very terrible statement that he has made. It must be investigated. Time has come when CBI inquiry should be held immediately to see what is the funding that the army has done and who are the people who have received these funds and how have those funds been utilized. खुद को सोनिया गांधी बताकर जिस महिला ने अटॉर्नी जनरल को फोन किया था उस महिला का पता चल गया है। महिला BHEL में कर्मचारी है। महिला का नाम अनीता गुप्ता बताया जा रहा है। फर्जी फोन करने वाली अनीता गुप्ता ने 5 सितंबर की शाम को पहले खुद को सोनिया गांधी की सेक्रेटरी बनकर अटॉर्नी जनरल को फोन किया। इसके बाद दूसरी बार खुद को सोनिया गांधी बनकर ही बात की। दरअसल महिला ने अटॉर्नी जनरल वाहानवती को फोन कर कोयला घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पैरवी न करने पर इस्तीफा देने तक की मांग कर डाली थी।
इशरत जहां एनकाउंटर केस में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह से पूछताछ हो सकती है। एक अंग्रेजी अखबार का सूत्रों के हवाले से दावा है कि डीजी बंजारा की चिट्ठी को आधार बनाकर सीबीआई अमित शाह से पूछताछ कर सकती है। वहां मोदी कैबिनेट में रहे पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल और एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा। बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई ने गुजरात के कानून राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा से पूछताछ की। सीबीआई ने इशरत केस में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जडेजा का बयान रिकॉर्ड किया। सीबीआई नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एक और मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा से भी पूछताछ करेगी। भूपेंद्र सिंह चुडासमा मोदी कैबिनेट में कानून और शिक्षा मंत्री हैं। इनसे भी इशरत जहां केस में पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ये पूछताछ इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले के आरोपी और निलंबित आईपीएस अधिकारी जेल सिंघल से हासिल हुई उस ऑडियो पेन ड्राइव के सिलसिले में कर रही है, जिसमें मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों की बातचीत रिकॉर्ड होने का आरोप है। 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी आज जेल से रिहा होंगे। उन्हें कल जमानत मिल गई थी। आंध्र प्रदेश के एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित होने से बचाने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। इस बारे में आज हो रही कैबिनेट की बैठक में विचार हो सकता है। सरकार इस संबंध में संसद में विधेयक पारित कराने में फेल रही है। फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के मामले में बालकृष्ण देहरादून में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। बालकृष्ण पर आज भी आरोप तय नहीं हो पाए। अब आरोप तय करने की अगली तारीख 15 अक्टूबर रखी गई। यूपी सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल को राहत देते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि आईएएस दुर्गा की कानपुर में पोस्टिंग हो सकती है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में विवादित दीवार गिराने के मामले में माफी मांगने के बाद सरकार ने दुर्गा का निलंबन वापस ले लिया था। दिल्ली गैंगरेप केस के 4 दोषियों को आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया। फांसी की सजा पर मुहर लगाने के लिए कल से हाईकोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होगी। निचली अदालत ने 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में चारों को फांसी की सजा सुनाई। जोधपुर पुलिस आसाराम यौन शोषण मामले में सह आरोपी शरद चंद्र को छिंदवाड़ा गुरुकुल ले गई है। यहां कमरा नंबर 102 में शरद चंद्र से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आते ही गुरुकुल में बच्चों की छुट्टी कर दी गई। शरद इस गुरुकुल का संचालक है। छिंदवाड़ा गुरुकुल में पुलिस अब तक 14 पन्नों में शरद के बयान दर्ज कर चुकी है। गुरुकुल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। शरद चंद्र के कमरे के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। गुरुकुल के अंदर गुप्त जांच जारी है। इससे पहले आसाराम यौन शोषण में उनके सहयोगियों के कुछ और अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान शरद और प्रकाश ने पुलिस को बताया कि पीड़ित लड़की को कई बार आसाराम के आश्रम में भेजा गया था। बीमारी का बहाना बनाकर शिल्पी ने पीड़ित लड़की को जोधपुर भेजा था। यौन शोषण मामले में सह आरोपी शरद और प्रकाश ने पुलिस को ये भी बताया है कि पीड़ित लड़की को कई आश्रमों में आसाराम से मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो बीमारी के आड़ में झाड़ फूक के बहाने उसका शोषण किया गया। आसाराम के बाद अब उनके बेटे नारायण साईं पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। इंदौर में अंधविश्वास और जादू टोने के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था ने अब इनके खिलाफ आवाज उठाई है। संस्था ने आरोप लगाया है कि काला जादू के चक्कर में आसाराम और नारायण साईं लड़कियों को आश्रम में बुलाते थे। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जिसकी जांच एसपी के एन मिश्रा को सौंपी गई है। जांच के बाद रिपोर्ट मेरठ के आईजी को सौंपी जाएगी। हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह पर निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने कहा है कि गुजरात में हुई 2002 की हिंसा के विलन को यूपी का प्रभारी बनाया गया और इसके तुरंत बाद यूपी में हिंसा हो गई। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए शामली पहुंचे। हैरानी की बात यह रही कि विस्थापितों के कैंप में पहुंचे शिवपाल 13 मिनट में अपना दौरा खत्म करके चलते बने, जिससे हिंसा पीड़ितों में काफी गुस्सा भी है। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर पीस पार्टी ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आधार कार्ड को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही हर नागरिक को पहचान देने वाला आधार कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं। दरअसल कोर्ट ने ये निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अभी एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन जैसी कई चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी था और जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें परेशानी हो रही थी। इसी पर एक पीआईएल कोर्ट में दाखिल की गई थी। राजस्थान में रेप के आरोपों में घिरे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर लापता हो गए हैं। उनकी मेडिकल जांच करने के लिए सीबीसीआईडी की टीम उनके घर पर पहुंची, लेकिन नागर घर पर नहीं मिले। 10:15 बजे पहुंची टीम घंटे भर बाद बैरंग वापस लौट आई। हालांकि जांच टीम के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। राजस्थान के कांग्रेसी विधायक उदयलाल आंजना पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़िता ने कहा है कि राज्य सरकार मामले की सीबीसीआईडी जांच करा रही है, लेकिन उसे इस जांच पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह का आज देवरिया के बरहज में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव, एसपी नेता शिवपाल यादव और विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे सहित यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को 2 महीने के भीतर SC/ST कमीशन के पुनर्गठन का आदेश दिया है। दरअसल वर्तमान में इस आयोग में कोई भी अध्यक्ष और सदस्य नहीं है, जिसके कारण इसका कार्य पूरी तरह ठप है। इसमें नियुक्तियों की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने याचिका दाखिल की थी। हरिद्वार में अनशन पर बैठे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को जबरन उठाकर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बन रहे बांधों के खिलाफ पिछले 104 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल बीजेपी की कोर कमेटियों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे, इस सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा है कि फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बादल परिवार से तल्खी बढ़ने के बाद पार्टी ने सिद्धू को गठबंधन पर बयानबाजी करने से मना कर दिया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिद्धू से मिलने से साफ इनकार कर दिया। एमपी के विदिशा में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री और यौन शोषण के आरोपी राघव जी कार्यक्रम में अकेले ही बैठे रहे। विदिशा से विधायक राघव जी को एक दिन पहले तक कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, लेकिन मीडिया में चर्चा होने की वजह से उन्हें मजबूरी में यहां बुलाया गया। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन लोकसभा में नेता विपक्ष और विदिशा सांसद सुषमा स्वराज ने किया। बीजेपी से निष्कासन झेल रहे राघव जी कार्यक्रम में पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनसे आलाकमान ने दूरी बनाए रखी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो का जवाब कांग्रेस रोड शो से देने जा रही है। कांग्रेस 30 सितंबर को जबलपुर में रोड शो करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे की जांच की मांग से सुर्खियों में आए कांग्रेस सांसद इंद्रजीत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। इंद्रजीत ने कहा है कि वह कांग्रेस के टिकट पर अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टी के मौजूदा हालात से खुश नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारिश के आगे बेबस नजर आए। कल शाम कोटा में मुख्यमंत्री की सभा थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से तैयारियां धरी की धरी रह गई। घंटों बारिश की वजह से सीएम को सर्किट हाउस में ही रात बितानी पड़ी। यूपी के मुरादाबाद में एसएसबी की पिटाई के शिकार हुए 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर रखा गया है। ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं तीनों पुलिस वालों के घर वालों ने डीआईजी को शिकायती चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। यूपी के कुशीनगर में रेप पीड़ित लड़की से थाने में बदसलूकी का मामला सामने आया है। नेबूहा नौरगिया थाना प्रभारी पर आरोप है कि कमरे में ले जाकर उन्होंने पीड़ित के साथ बदतमीज करने की कोशिश की। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित लड़की को बंदूक दिखाकर मुंह न खोलने की भी धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में एक नाबालिग 3 दरिंदों की हवस का शिकार बन गई। यहां पर बलिगांव में 3 बदमाश एक बच्ची को स्कूल से घर आते वक्त रास्ते से अगवा कर जंगल की तरफ ले गए, जहां पर उन्होंने इसके साथ गैंगरेप किया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में दर्ज करके एफआईआर कार्रवाई शुरू कर रही है।
बिहार के बिहटा में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला एनडीआरएफ की टीम को सड़क किनारे बेहोश हालत में मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के वैशाली में 5 दरिंदों ने 2 नाबालिग छात्राओं से गैंगरेप करने के बाद पीड़िता को धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वो उनके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दिल्ली की एक लड़की ने नैनीताल में अपने साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की ने अपने 3 साथियों और 4 दूसरे लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों की जांच शुरू हो गई है। पुलिस पूरे मामले को देह व्यापार से भी जोड़कर देख रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ख्वाजा बाजार इलाके में आग से अफरा तफरी मच गई। यहां आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से कुछ लोगों के झुलसने और करोड़ों की संपत्ति के नुकसान होने की खबर है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक महिला कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगी। कल्याणपुर मोहरा गांव की इस महिला ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। जब पुलिस ने महिला की गुहार नहीं सुनी तो उसने ये कदम उठाया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एंसेफेलाइटिस का कहर लगातार जारी है। 2 दिन में इस बीमारी के चलते 5 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 19 नए मरीज भर्ती हुए हैं। इस साल जनवरी में से अब तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1035 मरीज इलाज के लिए आ चुके हैं, जिनमें से 281 की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक पति ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी और भतीजी पर तेजाब डाल दिया। बीच बचाव करने पहुंची उसकी भतीजी भी तेजाब से झुलस गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। सुनील नाम के इस कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। एनएसयूआई के एक नेता पर मर्डर करवाने का शक जताया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। सुनील नाम के इस कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। एनएसयूआई के एक नेता पर मर्डर करवाने का शक जताया जा रहा है। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में 3 अज्ञात लोगों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मार दी। लड़की का नाम मान सिंह है। गोलीबारी में घायल युवक को भर्ती कराया गया है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग का नाम की लाश कविनगर थाना इलाके के सदरपुर गांव से मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कर्मचारी को गोली भी मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे काफी दिनों से एनसीआर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अमृतसर के हरमंदिर साहब के पास बने गेस्ट हाउस में एक महिला के आत्मदाह का मामला सामने आया है। होटल मालिक के मुताबिक आरती मलिक नाम से उसने अपना कमरा बुक करवाया था। कमरे में जाने के थोड़ी ही देर बाद उसने खुद को आग लगा ली। पुलिस जांच में जुट गई है। बगहा पुलिस कार्यालय में 3 कुख्यात डकैतों ने सरेंडर कर दिया है। चंपारण, मंडक, दियारा समेत यूपी के कई जिलों में ये डाकू पिछले 1 दशक से आतंक का पर्याय बन चुके थे। झारखंड के गढ़वा में एक टीचर पर छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में फोटो जमा न करने को लेकर आरोपी टीचर हेमंत दुबे ने 9वीं में पढ़ने वाले रुपेश की जमकर पिटाई कर दी। हरियाणा के नारनौद में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक शख्स के शरीर में सरिया आर पार हो गया। आसपास के लोगों ने सरिया काटकर एम्बुलेंस के जरिए पोलो को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में एक जाने माने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर मरीज के इलाज में लापरवाही और मरीज के परिजनों से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। मामला यहां के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिप्स का है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के सरकारी अस्पताल हेलेट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां पर भर्ती बच्चों को इंजेक्शन देने के बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक के थे। इंजेक्शन लगते ही 25 बच्चों की उल्टियां शुरू हो गई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इंजेक्शन पर बैन लगाकर बच्चों का इलाज शुरू किया। यूपी के संभल में 60 साल के बुजुर्ग और 35 साल की महिला का इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों घर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें ढूंढ निकाला। आरोप है कि इसके बाद गांव की औरतों ने महिला को झाड़ुओं से पीटा। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर से एमसीडी ने मुहिम चला दी है। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एमसीडी ने इसी कार्रवाई के तहत 3 मकानों पर कार्रवाई की।
पंजाब के गुरदासपुर में ईसाई समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग रविवार को पेशावर में हुए धमाके का विरोध कर रहे थे। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में द्वारका की वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्रों को नायाब तोहफा दिया। स्कूल ने ओपन कैंपस में ऐसा हाईटेक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाया है जिसमें कई तरह के खेल खेले जा सकते हैं। गुजरात के सूरत में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उकाई डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सूरत में बाढ़ की वजह से ताप्ती नदी का पानी उफान पर है। सूरत में उकाई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद शहर के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घुटनों से ज्यादा पानी भरा होने की वजह से लोग परेशान हैं। सूरत में बाढ़ का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह पर नाव तैर रही है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। लोगों ने अपने घरों का सामान दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लोगों ने प्रशासन से हालात पर काबू पाने की गुहार लगाई है। सूरत ही नहीं बल्कि गुजरात का भरूच इलाका भी भारी बारिश के चलते पानी पानी हुआ है। बारिश के चलते सड़कें तालाब बन चुकी हैं।